ठीक उसी सबसे खतरनाक पल में मैंने अचानक अपने हाथ से एक लंबी तलवार निकाल ली। तलवार निकलते ही उससे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। उसकी तेज तलवार ऊर्जा सीधे आसमान को चीरती हुई निकल गई। वो वो क्या है? अनगिनत शिष्य डर के मारे सन्न रह गए। उनके दिलों में ऐसा भय भर गया जिसे वे रोक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतना भयानक दिव्य हथियार नहीं देखा था। एक सर्वोच्च बुजुर्ग अविश्वास से भरकर चिल्लाया, ये तो अमर सम्राट स्तर का दिव्य अस्त्र है क्या? पूरे मैदान का माहौल जैसे जम गया। वहां मौजूद सभी शिष्य और बुजुर्ग मानो बिजली गिरने से स्तब्ध रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अमर सम्राट स्तर का दिव्य हथियार निकाल दूंगा। अब लड़ाई कैसे होगी? भागना भी मुमकिन नहीं था। ये लड़का कितना बेशर्म है। एक छोटे से संप्रदाय का प्रमुख होकर भी ऐसा खजाना निकाल लाया। किसी को सोचने या गुस्सा करने का मौका भी नहीं मिला। वो भयानक दिव्य अस्त्र पूरे युद्ध क्षेत्र पर टूट पड़ा। कुछ सर्वोच्च बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सभी जमीन पर दबा दिए गए। वे चींटियों की तरह हिल भी नहीं पा रहे थे। सबसे बुरी हालत ये रूफान की हुई, क्योंकि वही सीधे उस दिव्य अस्त्र के सामने था। धम! ये रूफान को अमरों की तलवार ने जोर से जमीन पर पटक दिया। उसका स्वर्णिम दिव्य शरीर तुरंत टूट गया और उसका शरीर लगभग बिखर ही गया। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मैं उस दिव्य अस्त्र को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं और उसे अपनी शक्ति दिखाने दी। लेकिन सच तो यह था कि अगर मैं उसकी शक्ति को गुप्त रूप से नियंत्रित न कर रहा होता तो एक पल के 1000वें हिस्से में ही ये रूफान मर चुका होता। ये रूफान के गुरु लिन छिंगशुआन ये देखकर गुस्से से दहाड़ उठे। साफ था कि वे खुद मैदान में उतरने वाले थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे माफ कीजिए, आप सब डर गए होंगे। इतना कहकर मैंने आराम से वो दिव्य अस्त्र वापस रख लिया। जब लिन छिंगशुआन जैसा बूढ़ा वहां मौजूद था तो मैं इतना मूर्ख नहीं था कि सचमुच ये रूफान को मार डालूं। अगर भाग्य का चुना हुआ व्यक्ति इतनी आसानी से मर जाए तो फिर उसे भाग्य का पुत्र कैसे कहेंगे? मैंने बगल में खड़े झाओ बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, अब तो मेरी जीत मानी जाएगी, है ना? झाओ बुजुर्ग अभी भी सदमे में थे। उन्होंने अनजाने में जवाब दिया, तुम ही बताओ। अगर पहले से पता होता कि तुम्हारे पास ऐसा तरीका है तो मुझे इतनी चिंता ही नहीं पड़ती। इस समय लिन छिंगशुआन का चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। उन्होंने मुझे घूरा, ठंडी फुंकार भरी और ये रूफान को लेकर वहां से चले गए। वांग जितेंग वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नतीजा ऐसा होगा। दसियों हजार साल में मिलने वाला दिव्य शरीर भी मेरी असली ताकत नहीं निकलवा पाया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसने सोचा होगा कि श्याओ जिनहान ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अमर सम्राट का दिव्य अस्त्र दे दिया होगा। और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि मैं सचमुच उसे प्रतियोगिता में इस्तेमाल करूंगा। आखिर पवित्र संप्रदाय के प्रमुख का बेटा हूं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मैं पूरी तरह शांत था। सबसे अहम बात यह थी कि यह दिव्य अस्त्र मुझे श्याओ जिनहान ने दिया ही नहीं था। इस घटना के बाद जैसे ही आंतरिक और बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता खत्म हुई, सभी बुजुर्ग शर्मिंदा होकर जल्दी जल्दी वहां से चले गए। ये रूफान वानगू अमर संप्रदाय के इतिहास का पहला ऐसा प्रतियोगिता विजेता बन गया जो बेहोश हो गया। लेकिन यह तय था कि उसका नाम भविष्य में संप्रदाय के इतिहास में जरूर दर्ज होगा। प्रतियोगिता समाप्त होने की घोषणा होते ही वांग जितिंग ने ऊपर देखा, लेकिन मैं पहले ही गायब हो चुका था। मैं वापस रुओयू शिखर पर लौट आया। हालांकि मैंने ये रूफान को हरा दिया था, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं थी। उससे दुश्मनी होना मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी असली ताकत उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए यही रास्ता अपनाना पड़ा। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा, आखिर ये रूफान ने मुझे ही चुनौती क्यों दी? क्या इसलिए कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं और उसे मुझसे जलन होती है? हालांकि इसकी संभावना थी, लेकिन मैंने इस वजह को पहले ही खारिज कर दिया। फिर मैंने ये भी सोचा कि शायद हमारी कोई पुरानी दुश्मनी हो, लेकिन हम दोनों पहले कभी मिले ही नहीं थे। पहले तो उसे मुझसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, आगे की बात अलग है। इसके अलावा उसकी ताकत इतनी थी कि वो किसी और ज्यादा ताकतवर शिखर स्वामी को चुनौती देकर बेहतर शिखर हासिल कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। ये रूफान का असली लक्ष्य सिर्फ रुओयू शिखर था। यहां जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था, जिसे शायद सिर्फ भाग्य का चुना हुआ व्यक्ति ही खोज सकता था। मैंने तुरंत कार्रवाई शुरू की और रुओयू शिखर से जुड़ी सभी प्राचीन किताबें खंगाल डालीं। कई घंटों बाद मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली। करीब 3 लाख साल पहले वानगू अमर संप्रदाय में एक महान अमर सम्राट हुए थे, जिनका नाम था चांगशेंगे अमर सम्राट। दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उन पर हमला हुआ। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका दिव्य शरीर भी टूट गया और अंत में वे संप्रदाय लौट आए। वे इतिहास के पहले ऐसे अमर सम्राट बने जो केवल 5000 साल बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भी उनकी ख्याति किसी भी महान अमर सम्राट से कम नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपना अंतिम समय रुओयू शिखर पर बिताया था। उस समय तक वानगू अमर संप्रदाय ने 108 शिखरों को उत्तराधिकारी शिष्यों में नहीं बांटा था। मैंने अनुमान लगाया कि ये रूफान इतनी जल्दी रुओयू शिखर हासिल करना इसलिए चाहता था क्योंकि शायद यहाँ चांगशेंगे अमर सम्राट का कोई रहस्य छिपा हुआ था।
मैंने तुरंत अपनी दिव्य चेतना फैलाई और पूरे रुओयू शिखर की बारीकी से खोज शुरू कर दी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा अवसर सामने हो और मैं यूं ही हार मान लूं, यह संभव नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के भीतर लगी एक एक करके सारी बेड़ियां खुलने लगीं। एक रहस्यमयी और सर्वोच्च आभा बाहर निकलने लगी। ये मेरे दिव्य शरीर पर लगी मोहरें थीं। जब मेरा दिव्य शरीर कुछ हद तक विकसित हो गया था, तभी मैंने उसे 9 स्वर्गीय बंधन नामक अमर कला से सील कर दिया था। कुल 9 मोहरें थीं और उन्हें अमर सम्राट भी नहीं देख सकते थे। अगले ही पल मेरे माथे पर दिव्य शरीर की जन्मजात तीसरी आंख खुल गई। ये तीसरी आंख संसार की सभी नेत्र विद्याओं का सर्वोच्च रूप थी। उससे भयानक दिव्य प्रकाश निकला। जिस भी चीज पर उसकी नजर पड़ी, उसका असली स्वरूप मेरे सामने साफ हो गया। आखिरकार मेरी नजर रुओयू शिखर पर फैली उस अनोखी दिव्य धुंध पर जाकर ठहर गई। मैंने तीसरी आंख की शक्ति को पूरी सीमा तक पहुंचा दिया। दिव्य धुंध धीरे धीरे हटने लगी। मैं तुरंत उड़कर शिखर के ऊपर पहुंचा और भीतर झांका। मुझे धुंधला सा एक रहस्यमयी प्रतीक दिखाई दिया। तीसरी आंख के मार्गदर्शन में मैं उस स्थान तक पहुंचा। वो मेरी गुफा निवास के ठीक सामने था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे किसी शक्तिशाली मोहर ने बंद कर रखा है। मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, फिर भी उसे खोल नहीं पाया। मैंने दिव्य शक्ति से उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। अचानक मेरी नजर उसी पर टिक गई। ऐसा लगा जैसे वो रहस्यमयी प्रतीक मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मेरी तीसरी आंख लगातार उसे देखती रही। वो एक प्राचीन संस्कृत अक्षर था। वो था चांग, यानी दीर्घायु का चांग अक्षर। तभी मेरे दिमाग में अचानक सब कुछ साफ हो गया। क्या यह दीर्घायु दिव्य शरीर की साधना की विधि नहीं है? सिर्फ एक ही अक्षर में उस दिव्य शरीर का पूरा सार समाया हुआ था। मेरा ब्रेन एक ड्राइड आउट स्पंज की तरह है। इस वक्त पागलों की तरह लॉन्जेविटी बॉडी के अंदर के अनंत रहस्यों को एब्जॉर्ब कर रहा है। पता चला ये लॉन्जेविटी बॉडी असल में एक एक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेंट बॉडी की एक एक्सट्रीम फॉर्म से बिलोंग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्जेविटी बॉडी बेहद स्पेशल है। ये एक्सट्रीमली माइल्ड है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। हालांकि लॉन्जेविटी बॉडी को कल्टीवेट करना बेहद मुश्किल है, पर एक बार ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट तक पहुंच जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर्मर एम्परर जैसी हो जाती है और लाइफ स्पैन एक साधारण ग्रेट एम्परर से दसियों सैकड़ों गुना ज्यादा। ये एग्जैक्टली कितना आगे जा सकता है, ये पर्सन के लॉन्जेविटी के डाउ की समझ पर डिपेंड करता है। मैं पहली बार एक्साइटमेंट से कांप उठा। ये लॉन्जेविटी बॉडी मेरे लिए इसका मतलब है कि अब मेरे पास अपने इमॉर्टल बॉडी को ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट तक ले जाने के लिए और ज्यादा टाइम होगा। ये चीज मानो मेरे लिए ही बनी हो। इमॉर्टल बॉडी के साथ एक्वायर्ड लॉन्जेविटी बॉडी, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के इतिहास का सबसे बड़ा मिरेकल है। मैंने अपनी एप्टीट्यूड को लिमिट तक इस्तेमाल किया, लालच से इसके रहस्य समझे और आखिर में मेरे दिमाग में एक कंप्लीट कल्टीवेशन टेक्निक बन गई। अफसोस ये टेक्निक इतनी मिस्टीरियस है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इसे कल्टीवेट कर सकता हूँ। जिस पल मैंने इसे पूरी तरह समझ लिया, वो मिस्टीरियस एंशिएंट कैरेक्टर भी उसी के साथ गायब हो गया। लगता है हेवन खुद चाहता है कि मैं क्वाइटली राइटर्स पाथ से एम्परर बनूं। इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, पर दिल में ये भी साफ पता है, इसका मतलब है मैंने ये रूफान का हक का चांस छीन लिया है। लगता है हम दोनों के बीच एक टैंगल्ड कॉज एंड इफेक्ट तय है। मैं अचानक वरीड हो गया। वो तो आखिर सच्चा सन ऑफ फॉर्च्यून है। हाय, लगता है ये यंग मास्टर बस कोई चांस ढूंढकर तुम्हें पहले ही मार डालेगा। इसी बीच एक एक्सट्रीमली रिच स्पिरिचुअल एनर्जी वाले केव ड्वेलिंग में ये रूफान एक के बाद एक प्रेशियस डिवाइन मेडिसिन्स एब्जॉर्ब कर चुका था। पालथी मारकर अपने घाव हील करते हुए अचानक उसकी चेस्ट में एक हिडन पेन उठा। अजीब बात है, क्या मेरा घाव पहले ही ठीक नहीं हो गया था? क्या कोई हिडन वूंड रह गया था? उस दिन की बात जानने के बाद ये रूफान इतना एंग्री हुआ कि कई बार ऑलमोस्ट कंट्रोल खोकर डिमोनिक स्टेट में जाते जाते बचा। श्याओ ली, तुम्हारा बैकग्राउंड जो भी हो, इस ह्यूमिलिएशन का बदला मैं एक दिन तुमसे 100 गुना लूंगा। ये रोयू भी मुझे हर हाल में लेनी है। लॉन्जेविटी ग्रेट एम्परर की फ्रैगमेंटेड मेमोरीज के हिसाब से उनमें उनकी पूरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी छिपी है। अगर ये मिल गई तो मैं जरूर वेस्टलैंड वैली सेंट बॉडी की लाइफ स्पैन की बेड़ियां तोड़ पाऊंगा। ये रूफान का चेहरा सीरियस हो गया। आंखों में पहले कभी न देखी गई डिटर्मिनेशन थी। हजारों साल से वेस्टलैंड वैली सेंट बॉडी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता रहा है, पर बहुत कम लोग इसे ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट तक साध पाए हैं। इसमें असल में एक शॉकिंग सीक्रेट छिपा है। वो ये है, एक बार जब वेस्टलैंड वैली सेंट बॉडी ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट तक पहुंच जाए, हालांकि उसकी कॉम्बैट पावर वर्ल्ड में अनमैच्ड हो जाती है, पर उसकी लाइफ स्पैन घटकर सिर्फ 10,000 साल रह जाती है। ये सच में हेवन का टैलेंट से जेलस होना है। 10,000 साल एक ट्रू फॉर्मर एम्परर के लिए बेहद कम है। ये रूफान को ये सीक्रेट्स एक कोइंसिडेंस से ही पता चले थे।
तब से ये रूफान ने न सिर्फ अपने बॉडी के अंदर छिपा सेंट बॉडी ब्लड लाइन अवेकन किया, बल्कि उसे लॉन्जेविटी ग्रेट एम्परर की फ्रैगमेंटेड मेमोरीज भी अनएक्सपेक्टेडली मिल गईं, और तब से वो फास्ट राइज करने लगा। ये रूफान को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि ये सीक्रेट मुझे या किसी और को पता चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक एक्सट्रीमली स्पेशल मेथड से ही वो लेगेसी अनलॉक हो सकती थी। इसी वक्त लिन किंगशुआन भी केव ड्वेलिंग में आ पहुंचे। डिसाइपल मास्टर को प्रणाम करता है। मास्टर का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे लिए इतनी डिवाइन मेडिसिन खर्च की। लिन किंगशुआन ने हाथ उठाकर ये रूफान को रोका। तुम्हारे और मेरे बीच मास्टर डिसाइपल के रिश्ते में थोड़ी सी डिवाइन मेडिसिन की क्या बात है? इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। वो शाओली नाम का लड़का, उसकी आइडेंटिटी भले ही सिंपल न हो, पर उसकी एप्टीट्यूड एवरेज है। उससे डरने की कोई बात नहीं। तुम उसे माइंड में मत रखो। पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा वेस्टलैंड वैली सेंट बॉडी माइनर अकॉम्प्लिशमेंट तक पहुंच चुका है। आगे ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए जरूरी रिसोर्सेज लगातार बढ़ते जाएंगे। हमें जल्दी प्लान बनाना होगा। ये रूफान इस बात से पूरी तरह अग्री करता था। सेंट बॉडी द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले रिसोर्सेज सच में टेरिफाइंग थे। यहां तक कि लिन किंगशुआन, जो मिरियाड एंशिएंट इमॉर्टल सेक्ट के ग्रैंड एल्डर थे, उनके पास भी इतने ज्यादा सेक्ट रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था। ये रूफान ने रिस्पेक्टफुली कहा, मास्टर कृपया मेरी कंफ्यूजन दूर करें। लिन किंगशुआन ने हल्के से सिर हिलाया। 3 महीने बाद फॉरबिडन लैंड वॉइड हेवन सीक्रेट रियम खुलने वाला है। ये मास्टर तुम्हें वहां ले जाकर ट्राई करने की सोच रहा है। तुम्हारे पास ग्रेट फॉर्च्यून क्यों है, और साथ में इस मास्टर की हेल्प होगी तो इस ट्रिप से जरूर फुल हार्वेस्ट मिलेगा। ये रूफान अचानक बहुत अलार्म्ड हो गया। फॉरबिडन लैंड इस दुनिया की सबसे टेरिफाइंग जगह है। कहा जाता है वहां जाने वाला फॉर्मर एम्परर भी शायद कभी वापस न लौटे, और वहां का डेंजर लगभग डेथ सेंटेंस जैसा है। लिन किंगशुआन ने आगे कहा, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं। 3 महीने बाद ये मास्टर खुद तुम्हें वॉइड हेवन सीक्रेट रियम ले जाएगा। तुम फिलहाल पीसफुली कल्टीवेट करो। फिर लिन किंगशुआन ने ये रूफान के फिजिकल बॉडी को केयरफुली एग्जामिन किया और एडमायर किए बिना न रह सके। सच में वेस्टलैंड वैली सेंट बॉडी के काबिल हो। तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ बिल्कुल परफेक्ट है। अब तुम आखिरकार वो चीज कल्टीवेट कर सकते हो। ये कहते ही लिन किंगशुआन ने अचानक अपनी फिंगर ये रूफान के फोरहेड की ओर पॉइंट की। पल भर में लिन किंगशुआन ने एक एक्सट्रीमली प्रोफाउंड स्क्रिप्चर पूरी तरह ये रूफान के माइंड में डाल दी। अफसोस, ये अर्थ स्क्रिप्चर अभी भी इनकम्प्लीट है, पर वरी मत करो। अगर तुम मिरियाड एंशिएंट इमॉर्टल सेक्ट की सेक्रेड वर्ड पोजीशन हासिल कर लो तो तुम्हें कंप्लीट बिगिनिंगलेस अर्थ स्क्रिप्चर मिल जाएगी। ये तो सच में बिगिनिंगलेस अर्थ स्क्रिप्चर है। ये रूफान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने मास्टर के पास सचमुच बिगिनिंगलेस अर्थ स्क्रिप्चर है, और उन्होंने ऐसा प्रेशियस अर्थ स्क्रिप्चर उसे दे दिया। अर्थ स्क्रिप्चर जैसी चीज की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही काफी है एक इटर्नल सेक्रेड ग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए। और ये बिगिनिंगलेस अर्थ स्क्रिप्चर ठीक ठीक मिरियाड एंशिएंट इमॉर्टल सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर बिगिनिंगलेस फॉर्मर एम्परर द्वारा छोड़ी गई थी, और सिर्फ आगामी सेक्ट मास्टर्स और सेक्रेड सन्स के अलावा किसी और को इसे बिल्कुल कल्टीवेट नहीं करना चाहिए। तो फिर लिन किंगशुआन को ये अर्थ स्क्रिप्चर कैसे मिली? ये रूफान को और सोचने का मौका दिए बिना लिन किंगशुआन मुड़कर चले गए। पीसफुली कल्टीवेट करो, याद रखना ये बात किसी को मत बताना। ये रूफान बेहद ओवरजॉयड था। न सिर्फ उसके पास वेस्टलैंड वैली सेंट बॉडी थी, बल्कि उसने लॉन्जेविटी अर्थ स्क्रिप्चर भी कल्टीवेट कर ली थी, और अब लिन किंगशुआन ने उसे बिगिनिंगलेस इमॉर्टल स्क्रिप्चर भी दे दी थी। ये मानो टाइगर को विंग्स लग जाने जैसा था। ये रूफान को पक्का यकीन था कि इस लाइफ टाइम में वो जरूर राइटस पाथ से एम्परर बनेगा। रही बात शाओली यानी मुझे की, तो वो बस एक स्टबर्न जूनियर था जो किसी अजीब फ्लूक के सहारे टिका था, जो बस एक क्लाउन बनने के लिए ही बना था। ये रूफान मुझसे रिजेंटमेंट के अलावा मुझे कभी सीरियसली नहीं लेता था। 1 महीने बाद जब मैं ध्यान में बैठा था तो पूरी गुफा एक अलौकिक आभा से भर गई। दाव दाव की गूंज इतनी घनी थी कि उसे महसूस किया जा सकता था। लॉन्जेविटी बॉडी के बनने की गति मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। ये प्रक्रिया बहुत आसानी से चल रही थी। सिर्फ 1 महीने में ही लॉन्गेविटी बॉडी आकार लेने लगी थी, और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही ये महारत के शुरुआती चरण तक पहुंच जाएगी। लेकिन अचानक मेरे अंदर मौजूद इमॉर्टल बॉडी में जबरदस्त हलचल होने लगी, मानो कोई अकल्पनीय बदलाव हो रहा हो। मुझे लगा कि मैं इसे मुश्किल से ही रोक पा रहा हूं। आखिर क्या हो रहा था? मैंने कई इमॉर्टल आर्ट्स और रोकने वाले मंत्रों का इस्तेमाल किया ताकि बेकाबू हो रही इमॉर्टल बॉडी को शांत कर सकूं। असहनीय दर्द से मेरा पूरा शरीर ऐंठने लगा। क्या लॉन्गेविटी बॉडी जहरीली हो सकती थी? कई घंटों के बाद मैं आखिरकार संभल पाया। पता चला कि मेरी इमॉर्टल बॉडी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने लॉन्गेविटी बॉडी को ही निगल लिया था। हालांकि निगलना सही शब्द नहीं था, ये एक तरह का मिलन था। लॉन्गेविटी बॉडी अभी भी अलग से मौजूद थी, लेकिन पूरी तरह से मेरी इमॉर्टल बॉडी से घिरी हुई थी। सबसे अहम बात यह थी कि मेरी इमॉर्टल बॉडी तेजी से बढ़ने लगी,
उसने न केवल आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली, बल्कि मेरी अपनी जीवन ऊर्जा वाइटल एसेंस को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो इमॉर्टल एनर्जी की कमी का साफ संकेत था। मैंने तुरंत अपना सारा भंडार खाली कर दिया। बेहतरीन क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स और अनगिनत दुर्लभ खजाने उस भूखी इमॉर्टल बॉडी ने तुरंत ही खत्म कर दिए। यहां तक कि जियाओ किंगहान शाओ किंगहन द्वारा चुपके से दी गई हजारों दिव्य जड़ी बूटियां भी लगभग खत्म हो गई थीं। जब मैं अपनी साधना में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी अचानक मेरी आंखें खुलीं। मुझे एहसास हुआ कि कोई घुसपैठिया मेरे इमॉर्टल पीक में घुस आया है। पहाड़ जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे जमीन कांप रही हो, क्योंकि एक के बाद एक कई शक्तिशाली सुरक्षा घेरे फॉर्मेशंस टूट रहे थे। इस उथल पुथल के बीच अचानक मेरी गुफा के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दिया। घुसपैठिए ने तुरंत गाली देते हुए कहा, अरे छोकरे, तूने पहाड़ पर इतने सारे जानलेवा सुरक्षा घेरे क्यों बनाए हैं? क्या तू अपने ही पिता को मारना चाहता है? वो घुसपैठिया कोई और नहीं, बल्कि मेरे पिता जियाओ जिंगहान शाओ जिंगहन थे, जो इटर्नल मॉर्टल सेक्ट के प्रमुख सेक्ट मास्टर थे। जियाओ जिंगहान गुस्से से तमतमाते हुए अंदर आए। उनके कपड़े फटे पुराने थे और बाल बिखरे हुए थे। वे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी किसी जानलेवा लड़ाई से बचकर आए हों। जैसे ही वे अंदर आए, मेरी भौं के बीच रोशनी की एक चमक कौंधी। तभी मैंने राहत की सांस ली, ये पक्का करते हुए कि वे सच में मेरे सस्ते वाले बूढ़े पिता ही हैं। शियाओ जिंगहान एक पल के लिए ठिठक गए, फिर गुस्से से आग बबूला हो गए। क्या ये लड़का फिर से शक कर रहा है कि मैं कोई बहरूपिया हूं? हे पिताजी, कृपया बैठिए, थोड़ी चाय पीजिए, चाय पीजिए। गुस्सा मत होइए। दाओ के साधकों को शांत और इच्छा रहित मन रखना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से उन्हें शांत करने के लिए आगे बढ़ा और उन्हें चाय का एक कप थमाया। चाय? किसने कहा था तुम्हें इतने सारे जानलेवा घेरे फॉर्मेशंस बनाने को? अगर तुम्हारे बूढ़े पिता की साधना इतनी गहरी न होती, तो मैं वहीं अपनी जान गंवा बैठता। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही सावधानी बरती जाए, है ना? शियाओ जिंगहान ने मुझे गुस्से से घूरा। वे इतने गुस्से में थे कि काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे एक ऐसा आदमी जिसने हमेशा दुनिया पर अपनी मर्जी चलाई और सबको नीची नजर से देखा, कैसे एक ऐसे बेटे के पिता बन गए जो हद से ज्यादा सावधान रहता था। अगर उन्होंने मुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते न देखा होता, तो शियाओ जिंगहान को शक हो सकता था कि मुझ पर किसी प्राचीन राक्षस का साया पड़ गया है। मुझे तो शक है कि तुम मेरे असली बेटे भी हो या नहीं। मेरे चेहरे को देखकर, जो अनगिनत युवतियों को मोहित करने की क्षमता रखता था, वे बुदबुदाए बिना न रह सके। खैर, इसके लिए तो आपको अपनी पत्नी से पूछना होगा। अरे ओ बदतमीज! अच्छी खासी पिटाई के बाद शियाओ जिंगहान का गुस्सा शांत हुआ। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक और जोश से भरा रहा, जबकि वे खुद लगभग गिर पड़ने की हालत में थक चुके थे। पता नहीं इस बच्चे का अमर शरीर किस स्तर तक पहुंच गया है। ये इतना मजबूत कैसे है? मैंने मौका पाकर अपनी गलती मान ली। पिताजी, कृपया गुस्सा न करें। आइए, चाय पीजिए। ये ज्ञान प्राप्ति वाली चाय एनलाइटनमेंट टी है, जिसे मैंने खुद वुल्फैंग अमर लोक वुल्फैंग इमॉर्टल रियम से इकट्ठा किया है। अरे नालायक, शुक्र है कि तेरा बाप कमजोर नहीं है, वरना शायद मैं अब तुझे हरा नहीं पाता। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच तो ये था कि वो सच में मुझे अब हरा नहीं सकते थे। असल बात पर आते हुए मैंने सीधे पूछा, पिताजी, आज आप यहां कैसे आए? अरे नालायक, तूने तो मुझे यह भी भुला दिया कि मैं क्यों आया था। मैं बस तुझे बताना चाहता था कि 2 महीने में शूटियन सीक्रेट रियम खुलने वाला है। क्या तू जाना चाहता है? जाहिर है, मैं जाना चाहता था। शियाओ जिंगहान ने मुझे जूटियन सीक्रेट रियल्म के खुलने के बारे में पहले ही बता दिया था। 10,000 साल पहले दक्षिणी क्षेत्र के आखिरी अमर सम्राट जिवेई अकेले ही जूटियन सीक्रेट रियल्म में गए थे, जो 10 महान प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने वहां मौजूद शक्ति से लड़ाई की और दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आईं। 3,000 साल बाद बुरी तरह घायल अमर सम्राट जिवेई ने एक पेंटिंग बनाई। इस प्रक्रिया में जूटियन सीक्रेट रियल्म खुद ही टूट गया। हालांकि अंदर मौजूद शक्ति मारी गई, लेकिन टूटे हुए पत्थर की आभा ऑरा ऑफ शैटर्ड स्टोन का असर बना रहा, जो हाल ही में खत्म हुआ है। वो क्षेत्र अनगिनत खजानों और दिव्य जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, फिर भी खतरा और अवसर हमेशा साथ साथ चलते थे। मेरा जवाब इतना तेज और पक्का था कि शियाओ जिंगहान कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें लगभग शक हुआ कि कहीं उनके बेटे पर किसी और आत्मा का कब्जा तो नहीं हो गया है। उन्होंने बस यूं ही पूछा था, क्योंकि वे अपने बेटे का स्वभाव अच्छी तरह जानते थे। आमतौर पर मैं कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचता समझता और हर पहलू पर गौर करता था। फिर भी आज मैंने इतनी आसानी से हां कह दी। जैसा कि कहावत है, जब कुछ असामान्य होता है तो अक्सर कुछ गड़बड़ होती है। शियाओ जिंगहान के चेहरे पर अजीब भाव देखकर मुझे समझाना पड़ा। मेरा अमर शरीर फिर से जागृत हो रहा है
और मुझे बड़ी मात्रा में दिव्य जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, वरना यह प्रक्रिया उल्टी पड़ जाएगी और मेरी अपनी जीवन शक्ति को ही खत्म कर देगी। यह सुनकर शियाओ जिंगहान के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ध्यान से जांच करने लगे। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा अमर शरीर मेरी कल्पना से भी तेजी से विकसित हो रहा है। साधारण दिव्य जड़ी बूटियां अब इसके विकास को बनाए नहीं रख सकती। आपका क्या मतलब है पिताजी? पवित्र जड़ी बूटियां। हालांकि वे कुछ समय के लिए आपका काम चला सकती थीं, लेकिन लंबे समय के लिए वे काफी नहीं होती। केवल अमर जड़ी बूटियां ही काम आएंगी। अमर जड़ी बूटियां और दिव्य जड़ी बूटियां पहले से ही दुर्लभ खजाना है, लेकिन संत स्तर की जड़ी बूटियां तो और भी ज्यादा कीमती होती हैं। ये केवल सबसे ऊंचे दर्जे के पवित्र स्थानों पर ही मिलती हैं। जब तक किसी का दर्जा बहुत ऊंचा न हो, उसे संत स्तर की जड़ी बूटी नहीं मिलती। अमर जड़ी बूटी तो दूर की बात है, जो खुद पवित्र स्थानों में भी बहुत दुर्लभ होती है। ऐसा लग रहा था कि मुझे निषिद्ध क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमानी होगी। तभी शियाओ जिंगहान बोले, मेरे पीछे आओ। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही हम पंथ के पवित्र मैदान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। पत्थर के एक स्तंभ पर 5 इतिहासों का गुप्त क्षेत्र के 4 प्राचीन अक्षर जोरदार और प्रभावशाली ढंग से उकेरे गए थे। प्राचीन आभा निकल रही थी। शियाओ जिंगहान ने एक टोकन निकाला। अमर चमक की एक लहर फूटी और गुप्त क्षेत्र जोरदार आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बहुत घनी लहर मुझ पर छा गई। जमीन पर दिव्य जड़ी बूटियां आसानी से उग रही थीं और वहां 100 से ज्यादा संत स्तर की जड़ी बूटियां थीं, चमकदार और शानदार, मानो धरती पर स्वर्ग हो। मेरे अमर शरीर का हर कण लालच से उस आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि एक ऐसे पिता का होना कितना अच्छा है जो पंथ के मुखिया हों। जैसे ही मैं साधना करने के लिए पालथी मारकर बैठने ही वाला था, मेरे पिता ने मेरी पीठ के निचले हिस्से पर लात मारी, जिससे मैं लड़खड़ाकर सीधा खड़ा हो गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, यह क्षेत्र केवल 2 घंटे के लिए खुला है। मैं तुम्हें यहां तेजी से साधना में बढ़त दिलाने के लिए लाया हूं। उनके बोलते ही उनकी आभा तेजी से बढ़ी। उनके बाल हवा में लहराने लगे और उनके पीछे स्वर्ग पर राज करने वाले एक अमर सम्राट की भव्य छवि प्रकट हुई, जिससे आसपास के सभी पेड़ पौधे सम्मान में झुक गए। फिर धीरे धीरे एक अमर जड़ी बूटी प्रकट हुई। उसकी बैंगनी ड्रैगन मूंछ जैसी जड़ें तेजी से हिल रही थीं और आदिम प्राचीनता की आभा बिखेर रही थीं। यह एक ऐसा खजाना था जिसे बनने में 10 लाख साल लगे थे। बैंगनी नसों वाला ड्रैगन सम्राट जिनसेंग। इससे पहले कि मेरे पिता इसके मूल के बारे में बताते, मैंने मौका लपक लिया। बस एक सोच के साथ मैंने उस पूरी अमर जड़ी बूटी को अपने शरीर में समा लिया, जहां वो आसानी से मेरे लाइफ व्हील जीवन चक्र का हिस्सा बन गई। एक ही पल में मेरे अमर शरीर और लॉन्गेविटी फिजिक दीर्घायु शरीर को मानो शक्ति का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत मिल गया। वे तेजी से विकसित हुए, उनमें जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ और मेरा लॉन्गेविटी फिजिक उसी क्षण माइनर कंप्लीशन शुरुआती पूर्णता के स्तर पर पहुंच गया। मुझे इतनी शक्ति महसूस हुई कि मुझे लगा अगर मैं अभी अपने पिता शियाओ जिंगहान का सामना करूं तो एक ही मुक्के में उनमें से 10 लोगों को हरा सकता हूं। शियाओ जिंगहान गुस्से से कांपने लगे। मेरी ओर उंगली तो उठाई, लेकिन काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तुम नालायक! वो हमारे पंथ सेट का सबसे कीमती खजाना था। एक बार लाइफ व्हील में चले जाने के बाद उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। मैं बेपरवाह बना रहा। पिताजी, निश्चिंत रहें। यहां सिर्फ पंथ के मुखिया ही आ सकते हैं, इसलिए किसी और को पता नहीं चलेगा। जब मैं अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर के पद पर पहुंचूंगा तो मैं पंथ की भरपाई कर दूंगा। शियाओ जिंगहान गुस्से के मारे लगभग बेहोश ही हो गए थे। उन्होंने मुझे उस अमर जड़ी बूटी की बस कुछ जड़ें देने का सोचा था, लेकिन मेरी एक लापरवाही की वजह से मैंने उसे पूरा का पूरा निगल लिया था। ये देखकर कि मैं अमर स्वामी इमॉर्टल लॉर्ड के स्तर पर पहुंचने ही वाला हूं, उन्होंने आखिरकार हालात को स्वीकार कर लिया और मुझे उस गुप्त स्थान से बाहर निकाल दिया। 2 दिन बाद मैं अमर स्वामी के स्तर की परीक्षा ट्रिबुलेशन से गुजरने के लिए दक्षिण सागर के एक छोटे से द्वीप पर गया। मैं द्वीप के बीच में पालथी मारकर बैठ गया और मेरी ऊर्जा तेजी से उमड़ने लगी। मेरे पीछे स्वर्ग पर राज करने वाले अमर सम्राट और असंख्य संतों द्वारा नमन के दृश्य उभरने लगे। हालांकि बिजली की वो भयानक परीक्षा 39 दिनों तक चलती रही और भी हिंसक होती गई। अपने मजबूत अमर शरीर के बावजूद मैं बिजली की उस लगातार बौछार को झेल नहीं पा रहा था। जुटियन गुप्त स्थान श्यूटियन सीक्रेट रियम के खुलने में बस 10 दिन बचे थे, इसलिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपनी अमर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उस पूरी परीक्षा बिजली के तूफान को एक ही बार में निगल लिया, जिससे वो आखिरकार खत्म हो गई, वरना पता नहीं वो और कितने दिनों तक चलती। हालांकि इस वजह से मेरे शरीर के अंदर की स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। मैं अपनी कल्टीवेशन शक्ति का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रहा था
और मेरे अमर शरीर में कोई अजीब बदलाव हो रहा था। मैंने जल्दी से एक गुफा के पास भ्रम पैदा करने वाले घेरे और कठपुतली गार्ड्स लगाए और फिर पूरी तरह से एकांत में कल्टीवेशन करने में लग गया। लगभग 10 दिन बाद एक अजीब सी जगह की दरार के बाहर दक्षिण के 8 महान पवित्र स्थानों के लोग, सभी बड़े पंथ और कल्टीवेशन की दुनिया की कई ताकतवर हस्तियां जमा हुईं। ये ज़ूटियन सीक्रेट रियल्म श्यूचिन सीक्रेट रियल्म था, जो उस इलाके के शुरुआती प्रतिबंधित इलाकों में से एक था। बातचीत के बाद हर पवित्र स्थान से आने वालों की संख्या 1200 तय की गई, जबकि शाही राजवंशों के लिए यह संख्या 500, टॉप लेवल पंथों के लिए 100 और छोटे पंथों के लिए सिर्फ 10 थी। जहां तक आज़ाद कल्टीवेटर्स, रोग कल्टीवेटर्स की बात है, उन्हें कोई जगह नहीं दी गई। इस फैसले से आज़ाद कल्टीवेटर्स में तुरंत गुस्सा फैल गया। मैं यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरा और तुम हमें अंदर जाने से रोक रहे हो? किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि वे पवित्र स्थान हैं? मैं इसे नहीं मानता। बिल्कुल, ये प्रतिबंधित इलाका पूरे दक्षिणी क्षेत्र का है। मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर वे हमें अंदर नहीं आने देंगे तो हम इसके लिए उनसे लड़ेंगे। आज़ाद कल्टीवेटर्स शोर मचाने लगे। अपनी बड़ी संख्या के कारण हिम्मत पाकर वे लूट के माल में अपना हिस्सा मांगने के लिए तैयार थे। तभी भीड़ के सामने एक आकर्षक नौजवान आया। उसमें एक शानदार और शालीन अंदाज था और उसका व्यक्तित्व इतना सौम्य और सुखद था कि हर कोई सहज महसूस करने लगा। ये तो यंग मास्टर किंग फैंग हैं। यंग मास्टर किंग फैंग, आपको हमारे लिए आवाज उठानी होगी। वे बड़ी ताकतें अपने रुतबे का इस्तेमाल करके वॉइड स्काई सीक्रेट रियल्म पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। आज़ाद कल्टीवेटर्स ने तुरंत उस नौजवान के सामने अपनी शिकायतें रखीं। उसका नाम गू किंग फैंग था, जो वुजी शाही राजवंश का राजकुमार था। न केवल उसका रुतबा बहुत ऊंचा था, बल्कि उसकी जन्मजात प्रतिभा भी बेहतरीन थी। फिर भी गू किंग फैंग बहुत विनम्र था। अक्सर दूसरों के साथ उनके ओहदे की परवाह किए बिना सम्मान से पेश आता था और अक्सर आज़ाद कल्टीवेटर्स का पक्ष लेता था, जिससे उन्हें उनके बीच बहुत सम्मान मिला था। गू किंग फैंग चुपचाप सुनता रहा। जब उन्होंने अपनी शिकायतें बता लीं तो आखिरकार वो बोले, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। फॉरबिडन रियल्म वर्जित क्षेत्र के लिए जगहें सीमित हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि आप सब एकजुट हों। तभी प्रमुख सेक्रेड लैंड्स, पवित्र स्थानों को कुछ रियायतें देने के लिए मनाया जा सकता है। यह सुनकर स्वतंत्र कल्टीवेटर्स को उनकी बात बिल्कुल सही लगी। आखिरकार कल्टीवेशन की दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस शक्ति ही सत्य है वाली बात ही चलती है। इमॉर्टल रियल्म के एक बुजुर्ग सबसे पहले बोले, यंग मास्टर किंग फैंग सही कह रहे हैं। ऐसे में हम यंग मास्टर किंग फैंग का अनुसरण करने को तैयार हैं। हम यंग मास्टर के आदेश का पालन करेंगे। वहां जमा स्वतंत्र कल्टीवेटर्स ने एक के बाद एक सहमति जताई। गू किंग फैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। मैं एक मिसाल कायम करने और खुद प्रमुख पवित्र स्थानों के नेताओं से बात करने को तैयार हूं। कुछ ही समय बाद गू किंग फैंग स्वतंत्र कल्टीवेटर्स के समूह के पास लौटे। उनके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। साथी कल्टीवेटर्स, ये मेरी नाकामी है। तमाम दलीलें देने के बावजूद मैं आप सभी के लिए केवल 300 जगहें ही पक्की कर पाया। मैं आपकी समझदारी की उम्मीद करता हूं। 300 जगह? बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। यंग मास्टर किंग फैंग से यही उम्मीद थी। आपने हमें कभी निराश नहीं किया। बिल्कुल, हम यंग मास्टर किंग फैंग का धन्यवाद करते हैं। कई स्वतंत्र साधकों ने तुरंत उनकी तारीफ की। हालांकि कुछ ने असंतोष भी जताया, लेकिन उन्हें तुरंत ही अपने साथियों की डांट सुननी पड़ी। यह सुनकर गू किंग फैंग ने न केवल असहमति जताने वालों को डांटने से परहेज किया, बल्कि यह भी घोषणा की कि वुजी शाही राजवंश द्वारा उन्हें दिए गए 10 कीमती एंट्री स्लॉट वे स्वतंत्र साधकों को उपहार में देंगे। भीड़ तुरंत ही पूरी तरह से उनकी भक्ति में डूब गई। युवा मास्टर किंग फैंग अपनी उदारता और सदाचार में सचमुच बेजोड़ हैं। यदि भविष्य में उन्हें हमारी सेवाओं की आवश्यकता हुई तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी बात मानेंगे। ये गू किंग फैंग निश्चित रूप से लोगों का दिल जीतना जानता है। पवित्र भूमि में से एक के एक सच्चे शिष्य ने तिरस्कार से कहा, पाखंडी सदाचार कहते हो? हे, यहीं तुम गलत हो। इतनी हद तक उदारता का दिखावा कर पाना भी अपने आप में एक हुनर है। इस बीच इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में एक शिष्य ने आकर सूचना दी। सेक्ट मास्टर को सूचित किया जाता है। रुओयू पीक के मास्टर जियो ली को छोड़कर बाकी सभी आ गए हैं। जियो जिंगहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया। कौन जाने वो लड़का अब कहाँ भाग गया है। मैंने सुना है कि दक्षिण सागर के पास एक असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति की ट्रिबुलेशन के दौरान मृत्यु हो गई। कहीं वो तो नहीं था? ऐसा होना मुश्किल है। सेक्ट में उसकी सोल लैंप अभी भी तेज जल रही है, इसलिए निश्चित रूप से वो नहीं है। तभी अन्य 7 पवित्र भूमियों के सेक्ट मास्टर वहां आए। वाइल्ड्स इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर गू जुआनझो ने नाराजगी भरे लहजे में पूछा, भाई जिंगहान, मास्टर संजी का सहमत होना तो एक बात है,
लेकिन आपने भी उन स्वतंत्र साधकों को वॉइड स्काई सीक्रेट रिम में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी? जियो जिंगहान शांति से मुस्कुराए। हे भाई गु जुआनझो, कृपया अपना आपा न खोएं, आप जल्द ही समझ जाएंगे। इन शब्दों ने गु जुआनझो और अन्य पवित्र भूमि के नेताओं को उलझन में डाल दिया, खासकर लेन मंदिर के मठाधीश को। विशेष रूप से मास्टर संजी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें एक लगातार शक सता रहा था कि वो चालाक बूढ़ा जियो जिंगहान कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा है। तभी जियो जिंगहान ने अपना सिर घुमाया, एक परिचित व्यक्ति को देखा और उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। ठीक है, लगभग सभी आ चुके हैं। फॉरबिडन रियल्म को खोलने का समय आ गया है। दूसरे पवित्र स्थानों के गुरुओं ने एक एक करके सहमति में सिर हिलाया। तभी मैं वहां पहुंचा। हालांकि मेरे शरीर के घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वे मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए काफी थे। भीड़ के बीच दो तीखी नजरें तुरंत मुझ पर टिकीं, वांग जिटिंग और ये रूफान की नजरें। फिर भी ये रूफान ने बस एक नजर मुझ पर डाली और फिर मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, मानो मेरा कोई महत्व ही ना हो। इसी बीच इथीरियल इमॉर्टल सेक्ट के चूयान ने भी मेरी तरफ एक सामान्य नजर डाली और उन्हें कुछ अजीब, न समझा जा सकने वाला अपनापन महसूस हुआ। इथीरियल इमॉर्टल सेक्ट की प्रमुख लुओ निंगशुआंग ने चूयान की नजर को देखा और कहा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी में अभी 2 साल बाकी हैं। अगर तुम उस समय के भीतर ग्रेट दाओ रेल तक पहुंच सको तो मैं इस सगाई को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। चूयान ने मुड़कर लुओ निंगशुआंग की ओर देखा। गुरु माए, क्या वो व्यक्ति शियाओ ली है, जो शियाओ किंगहान का इकलौता बेटा है? लुओ निंगशुआंग हैरान रह गईं। उन्हें लगा था कि चूयान मुझसे पहले ही मिल चुकी है, इसीलिए उन्होंने उसे सांत्वना देने वाली बातें कही थीं। फिर उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए और उन्होंने कहा, हाँ वही है। कहा जाता है कि उसमें बस औसत प्रतिभा है और वो अब तक केवल डिवाइन एबिलिटी रियम तक ही पहुंच पाया है। अगर मैंने अभी अभी सेक्ट प्रमुख का पद न संभाला होता, जब मेरी नींव अभी भी मजबूत नहीं थी, और उस बेशर्म शियाओ किंगहान के दबाव और लालच का सामना न किया होता, तो मैं तुम्हारी सगाई कभी भी ऐसे व्यक्ति से न करती। ये सुनकर चूयान के मन में अपनी गुरु माए के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। अगर उनकी गुरु माए ने उस समय उन्हें न बचाया होता तो वो बहुत पहले ही मर चुकी होती और आज का दिन कभी न देख पाती। जहां तक सगाई की बात थी, उन्हें पूरा भरोसा था कि वो 2 साल के भीतर ग्रेट दाओ रेलम तक पहुंच सकती हैं। उन दोनों ने अपनी आवाज धीमी नहीं की थी, इसलिए उनके पीछे खड़े सभी लोगों ने उनकी बातचीत साफ साफ सुन ली। एक खास इनर सर्कल शिष्य का चेहरा गुस्से और निराशा से काला पड़ गया। यह आदमी झांग ताइक्सू था, जो इथीरियल सेक्रेट ग्राउंड में 9 यांग डिवाइन बॉडी का मालिक था और जिसने सिर्फ 3 साल में मॉर्टल बॉडी रियल्म से डिवाइन एबिलिटी रियल्म तक का सफर तय किया था। उसकी मौजूदा ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। हम्फ, शियाओली, चूयान मेरी औरत है। तुम चाहे कोई भी हो, अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो नतीजा सिर्फ मौत होगा। जब मैं वहां खड़ा था और भीड़ में घुल मिलकर छिपने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कई नजरें मुझ पर पड़ रही हैं। कितनी बुरी किस्मत है। अगर मेरे इमॉर्टल बॉडी को अमर जड़ी बूटियों की सख्त जरूरत न होती तो मैं किसी भी कीमत पर इस झमेले में नहीं पड़ता। तभी फॉरबिडन जोन में अचानक कुछ अजीब हुआ। 8 महान पवित्र स्थलों के मास्टर्स और सभी बड़े गुटों के नेताओं की मिलीजुली कोशिशों से बैरियर में धीरे धीरे एक दरार बनाई गई। तुरंत ही कई रंगों वाली रोशनी, अलग अलग दुर्लभ खजानों की चमक तेजी से बाहर निकलने लगी। फिर भी उस सब के बीच एक अजीब सफेद धुंध धीरे धीरे बाहर फैल रही थी, जिसे आम लोगों के लिए पहचानना लगभग नामुमकिन था। शियाओ जिंगहान को छोड़कर बाकी 7 पवित्र स्थलों के मास्टर्स कुछ पल के लिए हैरान रह गए। फिर उन्होंने हैरानी और शक भरी नजरों से शियाओ जिंगहान की ओर देखा, खासकर वुजी इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर सिकोंग ये ने। शियाओ जिंगहान ने उनकी नजरों को नजरअंदाज किया और शांति से कहा, फॉरबिडन जोन खुल गया है, आप सभी अंदर जा सकते हैं। मास्टर संजी को अचानक बात की गंभीरता समझ आई और वे विरोध में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन 7 तीखी नजरें उन पर पड़ीं। 7 पवित्र स्थलों के मास्टर्स ने आपस में तेजी से टेलीपैथिक संदेशों का आदान प्रदान किया। हालांकि मास्टर संजी से कही गई उनकी बातों का पता नहीं चल सका। आखिरकार मास्टर संजी ने बस अपना सिर हिलाया, हाथ जोड़े और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। शियाओ जिंगहान की बातों ने अलग अलग गुटों में बेचैनी और शक पैदा कर दिया था। सेक्ट मास्टर्स बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि जो कोई भी ऐसे पद तक पहुंचा था वो एक चालाक और अनुभवी खिलाड़ी था जो हजारों सालों से जी रहा था। क्या पवित्र सम्राट, इसका क्या मतलब है? पवित्र सम्राट इतने उदार क्यों हो रहे हैं कि उन्हें पहले अंदर जाने दे रहे हैं?
हालांकि आवारा कल्टीवेटर्स और दूसरे या तीसरे दर्जे के गुटों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उनके लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। भले ही अंदर खतरे हों, उन्हें अंदर जाना ही था, क्योंकि उनके गुटों के लिए अगले स्तर पर जाने या उनकी किस्मत पूरी तरह बदलने का यही एकमात्र मौका था। हमला। आखिरकार कोई लालच को रोक नहीं पाया। इमॉर्टल रेलम का एक स्वतंत्र कल्टीवेटर सबसे पहले अंदर भागा। अनगिनत अन्य स्वतंत्र कल्टीवेटर्स अंदर मिलने वाले मौकों की चाहत को रोक न पाने के कारण उसके पीछे दौड़ पड़े। यहां तक कि जिनके पास आधिकारिक एंट्री स्लॉट नहीं थे, उन्होंने भी अफरा तफरी के बीच अंदर घुसने की कोशिश की। अजीब बात है कि 8 महान पवित्र स्थलों ने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब अंदर लोगों की संख्या ठीक 9,999 हो गई, तो शियाओ जिंगहान 2 अन्य पवित्र स्थलों के नेताओं के साथ मिलकर ने अचानक हमला किया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, शियाओ, जिंगहान और अन्य लोगों ने निकास द्वार को फिर से सील कर दिया था। तुरंत ही बाहर मौजूद कल्टीवेटर्स की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उनके सिर सुन्न हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे प्रवेश द्वार पर मौजूद लोग सफेद धुंध के झोंके से गल गए थे, जब तक कि सफेद हड्डियों के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा। ये पवित्र स्थल सचमुच बेरहम थे। यहां 10,000 से ज्यादा लोगों की जान की बात हो रही थी। गू किंगफैंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। दशकों की मेहनत अब पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। पता चला कि सफेद धुंध समय के क्षरण की आभा का अवशेष थी, जिसे पूरी तरह बेअसर करने के लिए बहुत सारे ताजे खून की जरूरत थी। जो लोग मारे गए वे लगभग सभी स्वतंत्र कल्टीवेटर या छोटे गुटों के सदस्य थे। अन्य बड़ी शक्तियां चुप रहीं। किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चुनाव सरल था। या तो ये स्वतंत्र कल्टीवेटर मरते या उनके अपने शिष्यों को बलि का बकरा बनना पड़ता। शियाओ जिंगहान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई जब वो इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के सदस्यों को सबसे पहले अंदर ले गया। लॉन्गेविटी इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर डोंगफोंग हैंग ने बुदबुदाया, वो शियाओ जिंगहान दिन ब दिन और ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। केओस इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर जियांग शांगरेन हंसे और बोले, हे भाई डोंगफांग, क्या हमारे अपने हाथ भी खून से सने नहीं हैं? यहां पाखंड न करें। इसके बाद अलग अलग सेक्रेड लैंड्स के सदस्य जूटियन सीक्रेट रियल में दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य अपने अपने गुटों के हिसाब से अलग अलग हो गए। हालांकि शियाओ जिंगहान मुझे साथ लेकर अकेले ही उस प्रतिबंधित इलाके की गहराई की ओर बढ़ गए। मैं तो अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन शियाओ जिंगहान ने साफ मना कर दिया। रास्ते में शियाओ जिंगहान की जबरदस्त ताकत की वजह से जो भी खतरा सामने आया, उसे उन्होंने एक ही घूंसे में धूल चटा दी। रास्ते में मिली दिव्य जड़ी बूटियों और खजानों पर उन्होंने एक नज़र तक नहीं डाली। उन्हें तो झुककर उन्हें उठाना भी बेकार का काम लगा। मैंने नाराजगी भरे भाव से उनकी ओर देखा। ठीक है, आप खुद उन्हें नहीं लेना चाहते, लेकिन मुझे क्यों नहीं लेने दे रहे? ये तो वही बात हुई कि पेट भरा इंसान भूखे की भूख नहीं समझता। अपने पिता को ऐसे मत देखो बच्चे। मैं तुम्हें यहाँ इमॉर्टल हर्ब खोजने के लिए लाया हूँ। ये चीज़ें बेशक कीमती हो सकती हैं, लेकिन इमॉर्टल हर्ब के मुकाबले इनकी कोई अहमियत नहीं है। पिताजी, ये जगह इतनी विशाल है। इमॉर्टल हर्ब को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा मुश्किल काम है। अगर आपके पास कोई खास तरकीब है तो बेहतर होगा कि आप उसे इस्तेमाल करें। इस लड़के की नज़र से कुछ नहीं बचता। शियाओ जिंगहान ने अंदाज़ा लगाया कि हम सही इलाके में पहुंच गए हैं। उन्होंने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक पुराना दिखने वाला कंपास निकाला और एक मंत्र पढ़ने लगे। कंपास से अचानक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसकी सुई तेजी से घूमने लगी। उत्तर पश्चिम कोना, चलो। शियाओ जिंगहान ने अपनी लगभग पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अविश्वसनीय गति से दौड़ना शुरू किया। फिर भी उन्हें हैरानी हुई कि मैं आसानी से उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा था और मुझ पर जरा भी थकान या घबराहट नहीं दिख रही थी। उनके मन में हैरानी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मेरे कल्टीवेशन लेवल का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया। ये लड़का तो कमाल का है। ये सोचना कि 9 डे शैकल्स, एक सीलबंद अमर तकनीक जो हमारे इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट का सबसे बड़ा हथियार थी, उसका इस्तेमाल वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन लेवल को छिपाने के लिए कर रहा था। खैर, वो लड़का बड़ा हो गया था और अपने पंख फैला चुका था। न तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता था और न ही अब मुझे इसकी परवाह थी। अचानक मैंने भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, वो नीचे है। फिर भी शियाओ जिंगहान को उस अमर जड़ी बूटी की ऊर्जा का हल्का सा भी एहसास होने में कुछ सेकंड लग गए। इस लड़के की आध्यात्मिक शक्ति असल में मुझसे भी ज्यादा है। अपने दिल में छिपे आश्चर्य को दबाते हुए शियाओ जिंगहान ने तुरंत अपनी ताओवादी कलाओं का इस्तेमाल किया और तेजी से नीचे की ओर इशारा किया और आखिरकार उस अमर जड़ी बूटी की ऊर्जा को पकड़ लिया। लेकिन वो जड़ी बूटी अविश्वसनीय तेजी से हिली। अगले ही पल वो उन दोनों आदमियों के पीछे फिर से दिखाई दी। एक बार जब तुम मेरी पकड़ में आ जाओगे तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच पाओगे?
शियाओ जिंगहान की ऊर्जा तेजी से बढ़ी और उसने अपनी हथेली से हवा में प्रहार किया। आसमान से एक विशाल मायावी हाथ का निशान नीचे उतरा, जो उस जड़ी बूटी का पीछा कर रहा था, चाहे वो कहीं भी दिखाई दे। जैसे ही वो विशाल हाथ नीचे उतरने वाला था, तलवार की रोशनी की एक चमकदार लकीर आसमान में कौंधी, जिससे वो हाथ एक पल के लिए रुक गया। लेकिन उस छोटे से पल में जड़ी बूटी ने फिर से गायब होने का मौका पा लिया। सिकोंगयान! शियाओ जिंगहान की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। वुजी इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर सिकोंगयान मुस्कुराए और बोले, हा, माफ करना भाई जिंगहान, ये अमर जड़ी बूटी मेरे पूर्वज की थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। शियाओ जिंगहान ने तिरस्कार से कहा, बकवास! अगर ये सच में जिवेई इमॉर्टल एम्परर की अमर जड़ी बूटी होती तो क्या मुझे पता नहीं होता? क्योंकि आज तुम मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो, तो मुझ पर कोई रहम न करने का इल्जाम मत लगाना। हे, तो फिर चलो अपनी ताकत से इसका फैसला करते हैं। जाहिर है शियाओ जिंगहान को सिकोंग यान की कही एक भी बात पर यकीन नहीं था। हालांकि वॉइड हेवन सीक्रेट रियल्म को अमर सम्राट जिवेई ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था और वहां वो अमर जड़ी बूटी छोड़ गए थे। लेकिन इस जड़ी बूटी से निकलने वाली ऊर्जा सम्राट की असली जड़ी बूटी से बिल्कुल अलग थी। असल में उनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। फिर भी सिकोंग यान की नज़र में, चूंकि उनके पूर्वज अमर सम्राट जिवेई ने ही इस जगह को खोला था, इसलिए यहां मौजूद सभी खजाने पर वूजी अमर संप्रदाय का हक था। बाहरी लोगों को हिस्सा लेने देना ही बहुत बड़ी उदारता थी, लेकिन वो अमर जड़ी बूटी तो उनकी ही होनी चाहिए थी। शाओ जिंगहान ने शाओ ली की तरफ एक नज़र डाली और तुरंत सिकोंग यान पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और वार कर पाते, बाकी 6 महान पवित्र स्थानों के मास्टर वहां पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि इन सभी के पास कई तरह की चालें थीं। आखिरकार उनके सामने जो चीज थी वो एक अमर जड़ी बूटी थी, एक ऐसा खजाना जो फीनिक्स के पंख या क्विलिन के सींग से भी ज्यादा दुर्लभ था, जिसे केवल एक महान अमर सम्राट ही हासिल कर सकता था। भला कौन इसे पाना नहीं चाहेगा? अगर इसे उनके संप्रदाय के दाओ चाइल्ड के लिए बचाया जा सके तो पूरी संभावना थी कि ये एक और अमर सम्राट बनाने में मदद करेगा। बिना कुछ कहे 6 नए लोग तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए और बेरहमी से हमले करने लगे। जब वे 8 लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, तो अमर लॉर्ड के स्तर से नीचे का कोई भी साधक जो पास आने की हिम्मत करता, वो तुरंत राख में बदल जाता। 8 विशेषज्ञों की संयुक्त अमर ऊर्जा से वह अमर जड़ी बूटी बीच में मजबूती से टिकी हुई थी। इस बीच शाओ ली ने चुपचाप अपनी ऊर्जा को दबा लिया और सोच रहा था कि क्या उसे अपना असली साधना स्तर दिखाना चाहिए और जबरदस्ती जड़ी बूटी को हासिल कर लेना चाहिए। अचानक उन 8 ने एक साथ अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। उस हमले से वॉइड हेवन सीक्रेट रियल्म की बाधा लगभग टूट ही गई थी। जमीन हिला देने वाली उस टक्कर के बीच वो अमर जड़ी बूटी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और तेजी से बाहर की ओर निकली। ये रूफान, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, हैरानी से वहीं जम गया जब वो जड़ी बूटी ठीक उसके हाथों में आ गिरी। उसकी किस्मत तो मानो आसमान छू रही थी। लिन किंगक्सवान बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से जड़ी बूटी की ऊर्जा को सील किया और घबराहट में चिल्लाया, फान एर, जल्दी भागो, मैं उन्हें रोके रखूंगा। यूरोफान को बहुत खुशी हुई, लेकिन लिन किंगक्सवान को देखते ही उसके चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। लिन किंगक्सवान चिल्लाया, जाओ, जल्दी से इमॉर्टल एलिक्सिर को अपने लाइफ व्हील में समाहित करो, मैं ठीक रहूंगा, बस जाओ। यूरोफान ने जोर से सिर हिलाया, फिर मुड़ा और तेजी से भाग निकला। सी कोंगयान गुस्से से भर गया। हिम्मत कैसे हुई? सोचा कि तुम आकर इनाम हथिया लोगे, सोचते हो कहां जा रहे हो? बाकी 6 लोगों ने भी लिन किंगक्सवान को गुस्से भरी नजरों से देखा। सिर्फ शियाओ जिंगहान अलग खड़ा रहा, चुपचाप एक तरफ हट गया। न तो मदद करने का इरादा दिखाया और न ही दखल देने की इच्छा। फिर भी लिन किंगक्सवान पूरी तरह शांत रहा और धीरे धीरे अपनी पीठ से लंबी तलवार निकाली। एक तलवार जिसे हजारों सालों तक धार दी गई, जिसकी दोनों धारों का कभी परीक्षण नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन अन्याय करने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, आसपास की हवा अचानक जमती हुई और ठोस होती हुई महसूस हुई। यहां तक कि सी कोंगयान और दूसरों की आंखें भी गंभीर हो गईं। उन्होंने उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह हिडन स्वॉर्ड इमॉर्टल आर्ट थी, इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट की सबसे बेहतरीन तलवार तकनीक। महान इमॉर्टल सम्राट वूशी के अलावा किसी और को इसमें महारत हासिल नहीं थी। अरे नहीं! सी कोंगयान के दिमाग में खतरे की घंटी बजी और उसने चेतावनी देते हुए चिल्लाया। जब दूसरों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चालाक बूढ़ा लोमड़ी शियाओ जिंगहान पहले ही एक तरफ हटकर तमाशा देख रहा था। सातों के पास बचने का समय नहीं था। लिन किंगक्सवान हमला कर चुका था। हजारों सालों की जमा हुई मारने की इच्छा शक्ति से भरी तलवार की चमकदार रोशनी ने तबाही का मंजर छोड़ दिया, खाली जगह को आसानी से चीरते हुए और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख में बदल दिया।
फिर भी सातों सेक्ट मास्टर्स कमजोर नहीं थे। अपनी ताकत मिलाकर वे मुश्किल से हमले को रोक पाए, हालांकि उन्हें काफी चोटें आईं। अपनी छाती पकड़कर सी कोंगयान ने अविश्वास के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन किंगक्सुआन, पुराने जमाने का डिवाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल लॉर्ड, अभी भी जिंदा है। लिन किंगक्सुआन का नाम कौन नहीं जानता था, वो महान हस्ती जिसने कभी दुनिया पर राज किया था। लेकिन अब उसका रूप इतना बदल गया था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा एक कमजोर बूढ़ा आदमी बन गया था। अंधेरे में छिपे हुए शियाओ जिंगहान ने पूरा नजारा देखा। बहुत बढ़िया लिन किंगक्सुआन, आखिरकार तुमने अपना सबसे बड़ा दांव चल ही दिया। हिडन स्वॉर्ड इमॉर्टल आर्ट सच में बेजोड़ है, लेकिन शायद अब तुम सिर्फ 2 बार ही हमला कर सकते हो, है ना? उधर यरूफान ने अपनी चाल की रफ्तार को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ा दिया और लगभग सभी को बहुत पीछे छोड़ दिया। वो तभी रुका जब वो पत्थरों के एक अजीब से जंगल में पहुंचा। यरूफान ने राहत की सांस लेते हुए खुद से कहा, भगवान सच में मेरे साथ हैं। ये तो स्टोन फॉरेस्ट ऑफ केओस है। जूटियन सीक्रेट दायरे की इस जगह पर आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से दब जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के काम न करने पर इंसान सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर ही निर्भर रह सकता था। ये जगह यरूफान के प्रिमोर्डियल सेक्रेट बॉडी के लिए एकदम सही थी। जैसे ही उसे एक सुरक्षित जगह मिली और वो शांति से अमर जड़ी बूटी को रिफाइन करने की तैयारी करने लगा, उसका शरीर अचानक बिजली के झटके की तरह ऊपर उछला। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। शियाओली, तुम यहां तक कैसे पहुंचे?